तो वाकई एक ऐतिहासिक लम्हा अब से कुछ ही क्षण दूर है। कुछ ही घंटे में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने जा रहा है। अब से 1 या 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये जो पूरा विधि विधान पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है वो अपना चरम पर होगा और इसी के साथ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपिका। बिल्कुल, आज के दिन का इंतजार सदियों से किया जा रहा था। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ ये विहंगम दृश्य, मनोहारी दृश्य, एक एक तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले ये शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही शुरू हो गई थी। आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान पीएम मोदी होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29 से लेकर 12:30 का मुहूर्त चुना गया है। यानी केवल 84 सेकंड में ही ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अभिजीत मुहूर्त में ही ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका मुहूर्त काफ़ी पहले निकाल दिया गया था, लेकिन जो कार्यक्रम है, जैसा हमने आपको बताया कि कई दिन पहले शुरू हो गया था और जैसा बताया हमारी सहयोगी दीपिका ने कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए, जो कि मुख्य यजमान है, काफ़ी लंबा अपना एक जिसको कहते हैं कि अनुष्ठान किया है। और दक्षिण भारत के प्रमुख जो राम मंदिर हैं, राम से जुड़े हुए मंदिर हैं, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की है और लगातार काफ़ी एक कड़ा जो इसके लिए नियम होते हैं, यम नियम उन्हें कहा जाता है, उनका पालन उन्होंने किया है। वो फर्श पर सोए हैं कंबल बिछा करके, सिर्फ नारियल पानी पीते रहे हैं और इसके साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो मंत्र दिए गए हैं धर्म गुरुओं द्वारा, उनका भी वो उच्चारण करते रहे हैं। तो ये इस तरह से मुख्य यजमान ने अपने आप को तैयार किया है। काफ़ी बड़ी संख्या में दुनिया भर से, देश दुनिया से यहाँ पर वीवीआईपी मेहमान हैं जो अयोध्या पहुँच चुके हैं। करीब 7,000 गणमान्य नागरिक अयोध्या में इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी लोगों को रामलला के दर्शन कराया जाएगा। यानी आम लोगों के लिए कल से इसको खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार समारोह में अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं को सही तरीके से पालन हो, इसके लिए 121 आचार्य लाए गए हैं। श्री गणेश्वर शास्त्री जो है काशी के, वो सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे और वहाँ पर दिशा निर्देशन करेंगे। लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा करने के लिए। गीता भट्ट जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, शिक्षाविद। साध्वी जया भारती जी हैं, आध्यात्मिक वक्ता। हिमांशु चतुर्वेदी जी इतिहासकार और अमिताभ तिवारी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गीता जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने भी बहुत करीब से इसको आंदोलन को देखा होगा। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक तो हम कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि ऐतिहासिक शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबी प्रतीक्षा आज के दिन के लिए की गई है। अखिलेश जी, सच में देखें तो आज पूरे देश भर में, क्या विश्व भर में, एक बड़ा उत्सव का जो वातावरण है और एक बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद, जैसा कि कई बार ये बात कही भी गई है कि लगभग 500 वर्षों के बाद और लगभग 74 इसके लिए संघर्ष हुए, युद्ध हुए और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 लाख लोगों ने जो है इस युद्ध में एक तरह से उन्होंने अपनी जो है जान गंवाई। और ऐसे इतने संघर्षों के बाद आज जब, जिसे कि पूरा भारतीय समाज, हिंदू समाज, इतने लंबे समय के बाद आज जब यह शुभ घड़ी आई है, तो यह विषय सिर्फ एक मंदिर के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने का ही सिर्फ विषय नहीं था और यह विषय सिर्फ इस बात का नहीं था कि एक आक्रांता ने आकर मंदिर को तोड़ा और उसके पुनर्निर्माण का विषय सिर्फ यही विषय नहीं था, क्योंकि यह विषय भगवान राम, जो कि हमारी संस्कृति के और हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं, उनके जो है उनकी प्रतिष्ठा का और उससे जुड़ा हुआ जो भारतीय समाज है उसकी प्रतिष्ठा का यह विषय था। और यही कारण है कि यह एक इतना विशेष दिन है और आज पूरा राममय पूरा वातावरण हो रखा है। आप देखें कि बहुत से लोग, क्योंकि जो ये अखिलेश जी संघर्ष रहा उसमें मुझे ध्यान आता है 2011-12 का समय, जब मैं वहाँ गई थी और उस समय वहाँ पे जो परिस्थिति थी, मतलब सच में जो भी वहाँ जाता उसके आंखों में मतलब नमी आ जाती देखकर कि इतने मतलब
किलोमीटर तक कोई पानी तक पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और इतना उसमें एक तरह से बहुत सारे पुलिस फोर्स सीआरपीएफ लगी हुई थी, और तंबू में रामलला विराजमान थे, और जब तंबू फट जाता था बारिश में तो उसको बदलने के लिए भी अदालत से अनुमति लेनी पड़ती थी कि इसको बदला जाए या ना बदला जाए। गीता जी और उसके बाद आज आप ये देखें कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से, और विदेशों में आप देखिए कि पूरे विश्व से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से किस प्रकार से जो भारतीय मूल के लोग हैं वो, और बाकी भी जो वहां के कई विदेशी, किस प्रकार से इस पूरे उत्सव को यहां देखने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में और उसके अलावा कई जगह स्क्रीन लगे हैं, इसी प्रकार से पेरिस में और सभी बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था करी गई है। तो आज जो यह इतना जो महत्वपूर्ण दिन है, वह दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हम सभी हम सबके लिए बड़ा गौरव का यह विषय है, क्योंकि हमारी अपनी अस्मिता, हमारा जो स्व का भाव है, आज हम उसको प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने हर एक संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। गीता जी, हम लौटेंगे आपके पास। हिमांशु चतुर्वेदी, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, क्योंकि आप इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। आज के दिन की महत्वता को आप किस तरीके से देखते हैं? आज का दिन, ये हम कह सकते हैं कि इतिहास दोहरा रहा है और आज देश एक नया इतिहास लिख रहा है। आज की दृष्टि से आज के महत्व को आप किस तरीके से देखते हैं? का विद्यार्थी हूँ, विद तो नहीं कहूंगा, अपने आप को विद्यार्थी मानूंगा हमेशा। और ये जो भारत के इतिहास में जो आज का दिन है, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मेरी इतिहास को समझने की कहिए सोच जाती है, आज ये दिन जो है भारत के इतिहास की सभ्यता और संस्कृति पर होने वाले जो निरंतर आक्रमण हैं, उन आक्रमणों के पश्चात भी ये अक्षुण्ण रही, ये सदैव अपने मूल में चलती रही। शायद विश्व में किसी अन्य राष्ट्र का ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जहां की 800 साल तक निरंतर होने वाले आक्रमणों को, जिनको कि मैं दो खंडों में देखता हूं, टैंजिबल डिस्ट्रक्शन और इनटैंजिबल डिस्ट्रक्शन, उस डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी किसी देश की सभ्यता और संस्कृति अपने मूल में बनी रहे और अपने उस मूल की विरासत को वो वापस पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करे, और वो संघर्ष भी बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से करे। शायद विश्व के इतिहास का ये एकमात्र मुझे ऐसा उदाहरण दिखाई देता है। इसलिए उस सभ्यता और संस्कृति जिसको नष्ट करने का बड़ा ठीक से कार्य किया गया, या ये कह लीजिए कि हिस्ट्री के नैरेटिव्स जिस तरीके से पोस्ट 1858 दिए गए, और खासकर पोस्ट 1947 पोस्ट कॉलोनियल डेज में जैसे नैरेटिव्स को तैयार किया गया, उन सारे ही नैरेटिव्स के आज ध्वस्त होने का दिन है। और कल्चरल कंटिन्यूटी और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी क्या होती है, ये आज का दिन उस चीज को बड़ी ही बेहतर तरीके से दिखाने का कार्य कर रहा है। मैं इस बात पर हमेशा बहुत जोर देता हूं कि इस देश के इतिहास के साथ सबसे बड़ी जो छेड़खानी की गई कि उसको जियोपॉलिटिकल फॉर्म में सिर्फ प्रस्तुत कर दिया गया। ये देश वो देश है जिसके इतिहास को जब हम जियोकल्चरल फॉर्म में देखेंगे, या इसको भौगोलिक सांस्कृतिक रूप में जब हम इसको देखने की कोशिश, इसको पढ़ने की कोशिश, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब ये बात स्पष्ट होगी कि आज का जो दिन है वो कितना बड़ा दिन है, कितना महत्वपूर्ण दिन है, और भारत का इतिहास जो है वो किस प्रकार से एक बड़ी करवट लेने जा रहा है। ये मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश के इतिहास का जो नैरेटिव है वो बहुत बड़ी करवट लेगा आज की तारीख के बाद से। तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अमिताभ जी, आप किस तरह से देखते हैं आज के घटनाक्रम को? क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर अगर बातचीत करें तो ये बार बार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो राम मंदिर आंदोलन के साथ ही ऊपर चढ़ता गया है, और आज जबकि इसकी एक तरह से आप परिणति मान सकते हैं कि ये चरम पर पहुंचा है। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आगे चलकर क्या दशा और दिशा हो सकती है राजनीति की, और राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उन पर इसका किस तरह से आप असर देख रहे हैं? देखिए, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ
कि जो एक बहुत लॉन्ग टर्म एक जो प्रॉमिस थी या जो इशू था, डिमांड थी उनकी, आज मंदिर के निर्माण और इनॉग्रेशन से पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जरूर जो कोर सपोर्ट बेस है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। और इस वोट ब्लॉक में काफी कंसोलिडेशन हो सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि हम ये अक्सर सुनते आ रहे हैं कि इसका जो कोई राजनीतिक हो सकता है कि फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। लेकिन एक बात जरूर है कि जब इस तरह की जो बात या जो एक उनका एक प्रॉमिस है, जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको फुलफिल किया है, तो उससे जो उसका कोर वोट है वो और कंसोलिडेट होता है। और इसकी वजह से टर्नआउट, जिसको वोटिंग परसेंटेज भी कहते हैं, वो भी काफी अधिक होने की आशा इस बार हो सकती है, क्योंकि पूरा देश देखिए राममय हो चुका है। और हम सिर्फ नॉर्थ और इंडिया की इसमें बात न करें, साउथ इंडिया में भी जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं, काफी मंदिरों के दर्शन उन्होंने किए हैं। और मैं भी अभी पिछले कुछ दिनों कर्नाटक में था, जहाँ पर श्री राम ने लगभग 5 साल अपने एक्साइल के बिताए हैं। वहां पर भी बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है प्रभु श्री राम के साथ लोगों का, और इसका जो असर है वो काफी हद तक इस चुनाव में हमको देखने को मिलेगा। और आगे भी क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक पहला स्टेप है, और आगे हम सबको राम राज्य के क्रिएशन की ओर काम करना है। हाँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर बहुत सारा काम जो है वो पार्टियां और या गवर्नमेंट्स को करनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि इसके क्या राजनीतिक सियासी पहलू हो सकते हैं।